क्लास 12th में हम लोग जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग लाइंस के इक्वेशन को पढ़ रहे थे। लाइंस में भी हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़े हैं। एंगल्स बिटवीन टू लाइंस के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हमने सॉल्व भी किया था। उसी में हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी एंड x is equal to a dash y plus b dash and z is equal to c dash y plus d dash are perpendicular if a dash plus c dash plus 1 is equal to 0। बात क्या है, हमें यहाँ पर दो लाइंस के इक्वेशन दिए हुए हैं, दो रेखाओं के हमें समीकरण दिए हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होंगी यदि ये इस प्रतिबंध को पूरा कर रही हों। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो हमने लाइन का इक्वेशन पढ़ा है वो लाइन का इक्वेशन हमने या तो वेक्टर फॉर्म में पढ़ा है या फिर कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा है। ना तो वेक्टर फॉर्म में और ना ही कार्टेशियन फॉर्म में हम लोगों ने लाइन के इक्वेशन को इस तरह से देखा है। लाइन का जब भी इक्वेशन हम लोगों ने देखा है वो वेक्टर फॉर्म में हमने अगर देखा है तो वेक्टर फॉर्म में लाइन हमने इस तरह से देखा है, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में हमने लाइन का इक्वेशन देखा है तो हमने लाइन के इक्वेशन को इस तरह से देखा है। लेकिन यहाँ पर जो लाइंस के इक्वेशन दिए हुए हैं वो तो इनमें से किसी के जैसे नहीं दिख रहे। अब यहाँ पर आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि लाइन का इक्वेशन आपको हमेशा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ रहे ऐसा जरूरी नहीं है। रेखा का समीकरण सदैव आपको मानक रूप में ही दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन का इक्वेशन नहीं है तो हमारा काम है हम उस लाइन के इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। मानक रूप में अगर समीकरण नहीं है रेखा का तो हमारा काम है उसको मानक रूप में परिवर्तित करना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दो लाइंस दिए हुए हैं सॉल्यूशन में। द गिवन लाइंस आर, दी गई रेखाएं। पहली रेखा फर्स्ट लाइन हमारा क्या है, x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी एंड z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी। ये हमारा पहला लाइन का इक्वेशन है। जाहिर सी बात है आप इसको देखकर ये समझ सकते हैं कि लाइन का इक्वेशन कहीं से भी वेक्टर फॉर्म में नहीं है। अगर ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है तब ये कार्टेशियन फॉर्म में होगा, और अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में है तो हम इस कार्टेशियन फॉर्म के लाइन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इस b को इधर शिफ्ट करते हैं। ये b को अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास x माइनस बी इज इक्वल टू ए वाई आएगा, और यहाँ से d को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो z माइनस डी इज इक्वल टू सी वाई आएगा। यहाँ से a का मल्टीप्लिकेशन y के साथ है, a को भी अगर हमने इधर शिफ्ट कर दिया तब a को अगर हमने इधर भेजा तो हमारे पास आएगा x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से c का मल्टीप्लिकेशन भी y के साथ है तो c को अगर हमने इधर भेज दिया तो z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, x माइनस बी अपॉन ए वाई के बराबर है, z माइनस डी अपॉन सी भी y के ही बराबर है, यानी ये सब जो हैं y के बराबर हैं। तो हम इन तीनों को मतलब ये जो इक्वेशंस हैं इन इक्वेशंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड माइनस डी अपॉन सी। ये हिस्सा भी y के बराबर है और ये हिस्सा भी y के ही बराबर है। अच्छा, y अगर लिखा है तो हम इसके नीचे ऐसे 1 लगा सकते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तब ये आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आएगा। कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में ये सरल रेखा का मानक रूप है। अब ये जो है हमारा लाइन नंबर 1 है,
बात करते हैं अपने सेकंड लाइन की। तो सेकंड लाइन है हमारा x इज इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश और z इज इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश। यहाँ पर भी ये कहीं से भी वेक्टर फॉर्म में नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म में है लेकिन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। चेंज करने का पूरा प्रोसेस यही है जो कि पहले था। तो यहाँ से हम एक लाइन में इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से इसे z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश इज इक्वल टू वाई। फिर वापस वही, ये हिस्सा y के बराबर है, ये हिस्सा भी y के बराबर है। तो सबको अगर हमने एक साथ लिखा x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश, ये डैश है, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश, और इसके नीचे हमने 1 लगा दिया। ये हमारा लाइन नंबर 2 है। अब इन दोनों लाइंस के बारे में ही बात की जा रही है कि ये दोनों के दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों लाइंस आपस में लंब होंगे अगर ये प्रतिबंध पूरा हो। तो ध्यान से समझिए, हमारे पास ये दो लाइन के इक्वेशन हैं, दोनों के दोनों लाइंस जो हैं कार्टेशियन फॉर्म में हैं। अब कार्टेशियन फॉर्म में अगर दो लाइंस होते हैं तब उनके डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात हमें उनके डिनोमिनेटर में मिलते हैं। तो लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो A1 और C है, लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो A डैश 1 और C डैश है। The direction ratio of line 1 are proportional to A1 and C, A1 and C, and direction ratio of line 2 are proportional to A dash 1 and C dash, A dash 1 and C dash। हिंदी में अगर इसे देखना है तो रेखा 1 के दिक् अनुपात, रेखा 1 के दिक् अनुपात A,1 तथा C के समानुपाती हैं, तथा रेखा 2 के दिक् अनुपात A डैश 1 तथा C डैश के समानुपाती हैं। यहाँ पर प्रोपोर्शनल वर्ड यूज किया जाता है, समानुपाती शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट इक्वल नहीं होता है, हम उसको प्रोपोर्शनल मान के चलते हैं कि ये इसकी इक्विवेलेंट है। अब ये दोनों के दोनों लाइंस अगर कार्टेशियन फॉर्म में हैं और इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास हैं, तो जरा सोचिए, दो कार्टेशियन फॉर्म में अगर लाइंस हैं तो उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या होता है। दो रेखाएं अगर हमारे पास कार्तीय रूप में हैं तो उन दोनों रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है। दोनों के दिक् अनुपातों का गुणनफलों का योग 0 होना चाहिए। हमने कंडीशन पढ़ा था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, उसी का यूज करेंगे। लाइन्स 1 and 2 आर परपेंडिकुलर इफ रेखा 1 तथा रेखा 2 एक दूसरे पर लंब होंगी यदि अब दोनों के डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल होता है।
याद कीजिए हमने दो लाइन का जो इक्वेशन पढ़ा था, कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, और x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ऐसे दो लाइन्स अगर हैं तो ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर कब होते थे? जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता था। सेम वही चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम इसी चीज़ को अप्लाई करते हुए हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 में a1 की जगह पर a है और a2 की जगह पर a डैश है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा a इंटू ए डैश प्लस b1 की जगह पर हमारे पास 1 है, b2 की जगह पर भी 1 है, तो 1 इंटू 1 जो होगा 1 ही आएगा, प्लस c1 की जगह पर हमारे पास c है और c2 की जगह पर हमारे पास c डैश है, तो c इंटू सी डैश और इज इक्वल टू में 0। अगर इसी को हमने सही ढंग से व्यवस्थित कर दिया, अरेंज कर दिया, तो ये हमें दिखेगा ए डैश प्लस सी डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यही वो प्रतिबंध है, यही वो कंडीशन है जब लाइन 1 और लाइन 2 जो है एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। यही वो प्रतिबंध है जिससे कि सरल रेखा 1 और सरल रेखा 2 एक दूसरे पर लंब हो। हमें भी यही प्रूफ करना था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू the point -1 3 -2 and perpendicular to the lines x by 1 is equal to y by 2 is equal to z by 3 and x plus 2 upon -3 is equal to y plus 1 upon 2 is equal to z plus 1 upon 5। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 -2। हमें एक बिंदु दिया हुआ है, बिंदु है हमारा -1 3 और -2। इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का हमें समीकरण निकालना है। इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा, उस रेखा का समीकरण निकालना है जो इन दोनों रेखाओं पर लंब हो। हमें इस बिंदु से गुजरने वाली उस रेखा का समीकरण निकालना है जो इन दोनों रेखाओं पर लंब हो। अब यहाँ पर आप एक विशेष चीज को समझिए, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं दोनों फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। दोनों फॉर्मेट का मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कार्टेशियन फॉर्म में भी पूछे जाते हैं और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे वेक्टर फॉर्म का भी होता है। उसमें भी वेक्टर फॉर्म में भी, जैसे यहाँ पर तो आप दोनों लाइंस को देख पा रहे हैं कि ये दोनों के दोनों लाइंस जो हैं कार्टेशियन फॉर्म में हैं, ऐसे ही सेम क्वेश्चन में हमारे जो दोनों लाइंस होते हैं वो वेक्टर फॉर्म में होते हैं। अब दोनों के सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल अलग होता है,
लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट जो है, जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। आप इस बात को समझिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस बात को समझ रहे हैं, ये जो है अपने आप में एक लाइन है और ये लाइन 3D में है, ये भी अपने आप में एक लाइन है और ये लाइन भी हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में है। हमें उस पॉइंट से पास करने वाले एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा -1, 3 और -2। अब यहाँ से पास होने वाले एक लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए। मान लीजिए इस वाले बिंदु से गुजरने वाला ये लाइन है और इसी लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो लाइन है ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ यही वाली लाइन जो है इस वाले लाइन पर भी परपेंडिकुलर है। तो आप जरा समझिए, ये जो मान लीजिए लाइन है, ये वाली लाइन है। अब यहाँ इस पॉइंट से पास होने वाला जो लाइन है, अगर इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये चूंकि कार्टेशियन फॉर्म है, तो कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइन परपेंडिकुलर कब होते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइन परपेंडिकुलर तब होते हैं जब हम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 कर दें। जस्ट अभी जो क्वेश्चन हमने किया उसमें भी हमने यही देखा था कि दो लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में थे, तब उनके परपेंडिकुलर होने के लिए हमने a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 को 0 को इक्वल किया था। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है। हमें -1, 3 और -2 से पास होने वाले एक लाइन का इक्वेशन चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन देखें, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, तो यहाँ से किसी भी लाइन के इक्वेशन से आपको दो चीज़ें पता चलती हैं। पहला, वो किस पॉइंट से होकर पास चल रहा है, किस पॉइंट से होकर पास हो रहा है, और दूसरा वो किस डायरेक्शन में गया है। कार्टेशियन फॉर्म में ये जो x1, y1 और z1 है, ये उस पॉइंट को बताता है जिस पॉइंट से हमारा लाइन पास कर रहा है, और a, b, c जो है उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और डायरेक्शन रेशियो का काम होता है डायरेक्शन बताना। तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, let the direction ratio of required line is A, B and C। माना अभिष्ट रेखा के दिक् अनुपात A, B तथा C हैं। माना अभिष्ट रेखा के दिक् अनुपात A, B और C हैं। हमने क्या किया, जिस लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो को हमने A, B, C मान लिया। अब ये A, B, C जो है ये उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए जो हमें चाहिए। अब सोचिए, ये लाइन जो है जिसके डायरेक्शन रेशियो A, B, C हैं, वो किस पॉइंट से गुजर रहा है? -1, 3 और -2 से गुजर रहा है। And this line passes through -1, 3 and -2. So its equation is अगर हम उसका समीकरण लिखें, हमने क्या किया, हमने जो अभिष्ट रेखा है, जो रेखा हमें निकालनी है, उसका दिक् अनुपात ABC मान लिया, और चूंकि वह लाइन जो है -1, 3 और -2 से गुजर रहा है, इसलिए अब हम उसका इक्वेशन लिखेंगे। तो इसका इक्वेशन होगा x माइनस -1 अपॉन a इज इक्वल टू
y माइनस 3 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन c। इसी को अगर सही ढंग से हम लिख दें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन b इज इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन c। ये वो लाइन है जिसका इक्वेशन हमें चाहिए, तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। और ये लाइन जो है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3। ये जो लाइन है ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। ये जो रेखा है ये इस रेखा पर अगर लंब है तो सोचिए क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 3 इज इक्वल टू 0। इसी को सही ढंग से अगर लिखा गया तो ये बनेगा a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। साथ ही साथ ये जो इक्वेशन 1 का लाइन है, ये इक्वेशन 1 का लाइन जो है इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर है। लाइन इन इक्वेशन 1 इज ऑल्सो perpendicular to the line x plus 2 upon minus 3 is equal to y plus 1 upon 2 is equal to z plus 1 upon 5। ये इक्वेशन 1 में जो रेखा बताई गई है ये रेखा इस रेखा पर भी लंब है, तो यहाँ से भी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यहाँ से आएगा माइनस का 3a प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, और ये हमारा इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है, हमें करना कुछ नहीं है, बस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके जो ए बी सी की वैल्यू आएगी उस ए बी सी की वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में जैसे ही हमने ए बी सी की वैल्यू पुट की, हमारा लाइन का इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों को सॉल्व कैसे करें। 3 अननोन क्वांटिटीज़ हैं, 3 अज्ञात राशियाँ हैं। तो जब भी इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं इधर का हिस्सा कुछ मिटा रहा हूं। Solving equation 2 and 3 by cross multiplication मेथड। समीकरण 2 तथा 3 को वज्र गुणनखंड विधि से हल करने पर, किस विधि से हल कर रहे हैं, वज्र गुणनखंड विधि से, तो क्या होगा, a अपॉन b1c2 हमारा हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस b2c1 तो ये हमारा हो जाएगा 6 इज इक्वल टू b अपॉन
-3 इंटू 3 ये हो गया हमारा माइनस का 9 माइनस यहाँ से 1 और यहाँ से 5 तो ये हो गया 5 और इज इक्वल टू C अपॉन A1 B2 में 1 और 2 तो ये हमारा हो गया 2 माइनस -3 और यहाँ 2 माइनस का 6 तो ये हमारा प्लस का 6 हो जाएगा। A अपॉन ये हमारा 4 इज इक्वल टू B अपॉन माइनस का 14 इज इक्वल टू C अपॉन 8। एक चीज़ और, यहाँ पर डिनोमिनेटर से अगर कोई चीज़ कॉमन निकल के हट जाए तो यहाँ से सबको हटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 बड़े आराम से हम कॉमन निकाल के काट सकते हैं। तो यहाँ से अभी आ जाएगा A अपॉन 2 इज इक्वल टू B अपॉन -7 इज इक्वल टू C अपॉन 4। अच्छा, इस सब को अगर हमने लेमडा मान लिया तो सोचिए A/2 इज इक्वल टू लेमडा, तो A की वैल्यू जो है 2 लेमडा आ जाएगी, B की वैल्यू -7 लेमडा आ जाएगी और C की वैल्यू 4 लेमडा आ जाएगी। A B C के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम इनको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 बाई 2 लेमडा इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई -7 लेमडा इज इक्वल टू z प्लस 2 बाई 4 लेमडा। डिनोमिनेटर में से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है तो डिनोमिनेटर से आपको लेमडा कॉमन निकलेगा तो लेमडा हटा दीजिए। तो अब हमारा बचेगा x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस का 7 इज इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन 4। और यही आपके उस लाइन का इक्वेशन है जो आपको निकालना था। आपके क्वेश्चन में था कि एक पॉइंट दिया हुआ था -1 3 और -2, -1 3 और -2 पॉइंट से पास होने वाले उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो 2 लाइंस पर परपेंडिकुलर हो। चूंकि ये कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था तो कार्टेशियन फॉर्म में 2 लाइन के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन ये होता है कि दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होता है, जिसे हम A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 के नाम से भी जानते हैं। इसी पर बेस्ड था ये क्वेश्चन।